नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आपका अपने यूट्यूब चैनल आरक्यू वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने एक मध्यकालीन मकबरे का रिव्यू वहां जाकर किया था और आप लोगों को यह बताया था कि यह मकबरा किस तरीके से मुग़ल कालीन या सल्तनत कालीन है। उसके आर्कियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में भी मैंने बात किया था और साथ में यह भी कहा था कि इस पर मैंने एक लेख प्रकाशित करवाया है। उस लेख के बारे में मैं जल्द ही आप लोगों को बताऊंगा। उसमें ज़्यादा विस्तृत तरीके से बातें समझ में आएंगी, तो वो लेख करके मैं आपके मध्य उपस्थित हुआ हूँ। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मेरा जो ये लेख था वो दृष्टिकोण नाम के एक शोध पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जो अप्रैल 2021 में प्रकाशित हुआ है। इसका इम्पैक्ट फैक्टर काफ़ी अच्छा है, 5.051 इसका इम्पैक्ट फैक्टर है। और इस पत्रिका में बहुत सारे लेख एक साथ अनेक लोगों के आप देख सकते हैं प्रकाशित हुए हैं। और इसी में जो अपना लेख है वो छपरा स्थित डच समाधि स्थल से प्राप्त मध्यकालीन स्थापत्यों का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सर्वेक्षण नाम से प्रकाशित हुआ है, जो पृष्ठ संख्या 612 पर अंकित है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर किस तरीके से सैटेलाइट से लिए हुए दृश्य का विवरण दिखलाया है कि कितने नॉर्थ और ईस्ट पर जा कर के ये समाधि स्थल दिखलाई देता है, ये कब्रिस्तान दिखलाई देता है। और साथ में यह भी बताया गया है कि जो सारण है वह बिहार प्रांत का एक जनपद है, जो 25 अंश 36 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 अंश 13 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 84 अंश 24 मिनट पूर्वी देशांतर से 85 अंश 15 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य बिहार की राजधानी पटना से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर घाघरा नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें जो है इसके लोकेशन के साथ साथ किस नदी के किनारे यह जिला बसा हुआ है, इसके बारे में पहले बताया गया है। और फिर बताया गया है कि मुझे इस स्थल के बारे में पता कैसे चला, इन स्मारकों के बारे में। तो मेरे दो छात्र थे, शशि कुमार और बिट्टू कुमार सिंह, जो चतुर्थ सेमेस्टर में उस समय पढ़ रहे थे। उन लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर एक बहुत ही पुराना स्मारक है जिसके विषय में सही जानकारी नहीं है। यदि संभव हो सर तो उसे देखा जाए। तो मैं उन लोगों के साथ गया और मैंने जब वहाँ जा कर के देखा तो पूरी तरीके से संरचना मुग़ल काल और सल्तनत काल के आसपास की दिखलाई दी। वहाँ के ईंटों का, प्लास्टर का, उसमें बने कॉर्निश भाग का, इंडो फारसियन शैली का, मेहराबों का, ये सब अध्ययन करने के पश्चात मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये जो मकबरा है ये मुग़ल और सल्तनत काल का है और इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर है, ना कि ये गोथिक शैली का है। दरअसल गोथिक शैली के जो मकबरे होते हैं, जो स्थापत्य होते हैं, वो ऐसे लंबे होते हैं, ऐसे लंबे लंबे होते हैं। लेकिन ये जो बना हुआ था ये अंडाकार अर्धगोल गुंबद के आकार का बना हुआ है और इसके ऊपर ऐसे उल्टे कमल की आकृति बनी हुई है। तो आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर है। इस तरीके से यह प्रथम दृष्टया पता चल गया था कि ये जो स्मारक है ये गोथिक शैली का, डचों का तो बनवाया हुआ नहीं है। भले डचों को यहाँ दफनाया गया हो, उसी को समझने के लिए मैंने लोगों से पूछताछ भी की और अंत में यही पता चला कि जो है वहाँ पर मुसलमान राजाओं का भी शासन था। तो आगे हम देखते हैं कि इसके विषय में जब साहित्यिक स्रोतों से जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि जो मुग़ल शासक बाबर है उसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ तुझके बाबरी या बाबरनामा में सारण का उल्लेख किया हुआ है। इसके अतिरिक्त उसने अपने इसी ग्रंथ में दो हिंदू राज्यों मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया है कि ये दो हिंदू राज्य हैं, बाकी सारे मुस्लिम राज्य हैं। तो इस तरीके से यह सिद्ध हो गया कि बाबर के समय तक जो सारण का एरिया है वो मुसलमानों के आधिपत्य में था। आगे देखें तो हमको यह पता चलता है कि जब लोदियों का समय था उस समय इस क्षेत्र पर
उसके सिपा सालार और सामंत शासन कर रहे थे लोदियों के। ऐतिहासिक तथ्य हमें ये बताते हैं कि राणा सांगा के साथ युद्ध करने के लिए इब्राहिम लोदी ने अनेक क्षेत्र के सामंत राजाओं, सिपा सालारों तथा उच्च पदाधिकारियों को आमंत्रित किया था। इब्राहिम के सूबेदारों में सारण के मियाँ हुसैन फार्मूली तथा चंपारण के खगन खाना फार्मूली जैसे अनुभवी लोग थे। तो ये जो मियाँ फार्मूली हैं, खगन खाना फार्मूली हैं, ये सब सारण में कहाँ रह रहे होंगे, शोध का विषय हो सकता है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर मात्र से यह कह देना कि ये यहीं रह रहे थे, यह संभव नहीं लगता है। सारण के जब घाघरा या यहाँ उसको लोग छोटी गंगा बोलते हैं, छोटी गंगा, पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारे लाखौरी और लाहौरी ईंट के बने हुए घर दिखलाई देते हैं। मैं सारण जनपद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर रहा था तो मुझे पता चला कि यहाँ पर लाखौरी ईंट है। मैंने ईंटों को देखा तो वहाँ के लोगों ने कहा कि ये तो बहुत बाद तक बन रहे हैं, लेकिन जो बहुत पुराने ईंट थे उनके बनाने की टेक्निक ही अलग थी, और जो अभी की वहाँ पतली वाली ईंटें कुछ लोग बनवा रहे हैं उसका टेक्निक अलग था। हुआ ये था कि पहले जो भवन बनाए गए थे लाखौरी ईंट से इन राजाओं और सामंतों, सिपा सालारों के रहने के लिए, उसमें से बहुत सारे जो घर थे वो गिर गए थे, और गांव वाले क्या किए कि जो ईंटा था उसका बचा हुआ उसको वो उठा ले गए और अपने घरों में उसको लगा लिया। अब ये बात कोई जान ना जाए इसलिए वो लोग सही बात नहीं बताते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये जो है बहुत बाद का है। खैर, ये जो मियाँ फार्मूली हैं, ये दोनों फार्मूली शायद यहीं रह रहे होंगे और इन्हीं में से कोई मरा हो, बहुत संभव है, तो उसका यहाँ पर मकबरा बनवाया गया हो। आगे देखते हैं। इससे ये पता चल ही गया कि कहीं ना कहीं बाबर से पहले इब्राहिम लोदी का इस क्षेत्र पर आधिपत्य था, और बाद में चल करके बाबर ने भी उल्लेख किया है, तो उम्मीद है कि बाबर का भी कोई सिपा सालार यहाँ रहा हो। लेकिन हुमायूं के समय में यहाँ सिपा सालार या सामंत जरूर रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि मैंने वहाँ जा कर के दिखलाया था इस तालाब को, ये थोड़ी कम साफ पिकाई हुई है, लेकिन आप वीडियो देखिएगा तो उसमें तालाब बिल्कुल साफ साफ दिखलाई देगा। और इधर साइड में आप देख रहे हैं मैंने इसके अक्षांश और देशांतर को इंकित किया हुआ है। इसके अतिरिक्त हमने दोनों जो स्मारक बने हुए हैं उन दोनों स्मारकों का रिव्यू किया है, उसके बारे में लिखा है। तो देखते हैं जो पहला मकबरा है, पूर्णतः जर्जर वाला मकबरा, जिसके बारे में मैंने वीडियो में दिखलाया है कि पूरी तरीके से जर्जर हो गया है, वो गिरने की स्थिति में आ गया है। सारण प्रशासन या छपरा का प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है, जबकि सारण प्रशासन को चाहिए कि उसको संरक्षित करते हुए एक अच्छा पर्यटन स्थल बना ले। तो आगे देखते हैं कि पूर्णतः जर्जर मकबरे का क्या स्वरूप है। दूसरे वाले मकबरे से यह अपेक्षाकृत छोटा है। इस मकबरे से जो आगे का इधर साइड में आगे का मकबरा है उससे यह अपेक्षाकृत छोटा है। इसकी लंबाई लगभग 10 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा गुम्बद सहित कुल ऊंचाई लगभग 18 फीट है। इसमें 4 प्रवेश द्वार हैं जो संभवतः इंडो फारसियन शैली में निर्मित होंगे। मैंने आपको वीडियो में दिखलाया था कि ये जो दरवाज़ा है ये इंडो फारसियन शैली का है, ये भी इंडो फारसियन शैली का है। मेहराबदार चीज़ें बनाई गई हैं, इन पर मेहराबें लगी हुई हैं। जो पूर्णतः भग्न हो गया है ये तो हम लोगों ने देख ही लिया। ये अंदर वाला समस्त प्रवेश द्वारों को ऐसे निर्मित किया गया है कि जैसे वे बिल्कुल एक दूसरे के सीध में हो। सामने भी कुछ अन्य निर्माण किया गया था, किंतु वर्तमान में वहाँ एक चबूतरा मात्र शेष बचा है। मैं उस चबूतरे को समीप से जा करके आप लोगों को दिखलाया हूँ। उसके आगे ही तालाब था। चबूतरे से आगे बढ़ने पर मकबरे का पहला प्रवेश द्वार पड़ता है। मकबरे की छत गोल गुंबदाकार है। इसके नीचे लगभग तथा गोल गुंबदाकार भवन निर्मित कर इसे मकबरे का स्वरूप प्रदान किया गया है। मकबरे के चारों कोनों पर 4 पतली पतली मीनारें बनाई गई हैं, जैसा कि प्रायः मस्जिदों में दिखलाई देता है। किंतु इस स्थापत्य में मस्जिद के गुण ना मिलने एवं कब्रों के अवशेष मिलने के कारण इस मुस्लिम स्थापत्य के मकबरे को मकबरा शैली से समीकृत करना समीचीन होगा। मतलब जो इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें कहीं से नहीं लगता है कि ये मस्जिद होगा।
हालांकि मस्जिद भी ऐसी ही दिखती है, लेकिन बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर मस्जिद से अलग हैं, जिस कारण से ये मकबरा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मीनारों के सबसे ऊपर का भाग बिल्कुल सादा है, जो प्रारंभिक मकबरा निर्माण शैली का द्योतक है। संपूर्ण मकबरा स्थापत्य लाहौरी ईंटों से किया गया है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि संपूर्ण मकबरे पर कभी प्लास्टर रहा होगा, किंतु वर्तमान में वह उखड़ चुका है। मैंने आप लोगों को पहले ही दिखलाया था कि किस तरीके से ये जो गोल वाला अंदर का भाग है ऊपर का, ये अलंकृत दिख रहा है, लेकिन पूरी तरीके से प्लास्टर जो लगा था वो छोड़ चुका है चिप्पड़ बन के। ये बातें मैंने आपको वहाँ भी ले जा करके दिखाई। मीनारों के सबसे ऊपर का भाग बिल्कुल सादा है। संपूर्ण मकबरा स्थापत्य लाहौर ईंटों पर किया गया है। संभवतः इसके गुंबदाकार वितान एवं कॉर्निस भाग, मैंने गुंबदाकार वितान और कॉर्निस भाग दोनों दिखलाया है, उस पर चित्रकारी भी की गई होगी, किंतु प्लास्टर उखड़ने के साथ ही उनका भी अस्तित्व समाप्त हो गया होगा। वर्तमान में यह लघु मकबरा अपने अस्तित्व को बचाने के जद्दोजहद में लगा हुआ है। यदि समय रहते इसका जीर्णोद्धार न कराया गया तो ये अपना अस्तित्व गंवा बैठेगा। फिर पुनः इसको इसके वर्तमान रूप में लाना संभवतः नामुमकिन हो जाएगा। ये बातें मैं बार बार कह रहा हूँ। आगे देखते हैं कम जर्जर अथवा सुरक्षित मकबरा, जो मकबरा संख्या 2 के रूप में है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहला वाला मकबरा पूर्णतः जर्जर हो गया है। दूसरा मकबरा अभी फिलहाल इतना ज़्यादा जर्जर नहीं है, लेकिन क्षतिग्रस्त हो गया है। आप इस एरिए को देख सकते हैं भली भांति कि किस तरीके से लोग इसकी उपेक्षा कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके ये जर्जर होने लगेगा और पहले वाले मकबरे की स्थिति में आ जाएगा। तो यह मकबरा पहले वाले मकबरे से बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ है। आकार में यह पूर्णतः जर्जर मकबरे से बड़ा है। यह एक ऊंची जगती पर निर्मित है जो लगभग वर्गाकार है। ये जो जगती दिख रही है, अधिष्ठान दिख रहा है, ये लगभग वर्गाकार इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। इसका क्षेत्रफल 22 फीट गुणे 22 फीट है तथा छत तक की ऊंचाई 20 फीट तथा गुंबद सहित कुल ऊंचाई लगभग 25 फीट। छत के किनारे किनारे बजरी एवं सरेस गुड़ आज से निर्मित रेलिंग बनाई गई है। वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको दिखलाया है। छत के ऊपर जगतीनुमा एक अष्टकोणीय संरचना निर्मित है। उसके ऊपर अन्य भाग गोल गुंबद निर्मित है, जिसकी गोलाई लगभग 10 से 12 मीटर है। मकबरे की दीवार की मोटाई लगभग 30 इंच है। ये वो दूसरा वाला मकबरा है। दोनों फोटो दिखलाई दे रहे हैं, दोनों एक ही है। ये साइड से लिया गया है और स्थापत्य की दृष्टि से यह भी जर्जर मकबरे के ही समतुल्य है। इस मकबरे के बाहरी दीवारों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है, किंतु यह भी जगह जगह से उखड़ रहा है। तो जैसे पहले वाला मकबरा था उस पर भी प्लास्टर लगा था, वो भी उखड़ गया धीरे धीरे करके, वैसे इस पर भी जो प्लास्टर लगा है वो भी धीरे धीरे करके उखड़ रहा है। और यदि यही स्थिति रहेगी तो एक दिन ये सारा उखड़ जाएगा। प्लास्टर के ऊपर चूने का लेप किया गया है। इसमें प्लास्टर के ऊपर चूने का लेप किया गया है जो इसकी दीवारों की सुरक्षा कर रहा है। अब अगर ये प्लास्टर पूरी तरह उखड़ गया तो दीवारें धीरे धीरे करके धंसने लगेंगी। प्लास्टर के उखड़े हुए भाग के पुरातात्विक अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि इस मकबरे का भी निर्माण उन्हीं ईंटों से किया गया है जैसा कि पूर्णतः जर्जर मकबरे का किया गया था। लाहौरी अथवा लाखौरी ईंटों का प्रयोग इसके सल्तनत कालीन होने की तरफ संकेत करते हैं, किंतु आकार प्रकार की दृष्टि से इसे प्रारंभिक मुगल अथवा शेरशाह सूर कालीन माना जा सकता है। मकबरा गोल गुंबदाकार है, जिसके लगभग मध्य में एक अर्ध गोल गुंबद बना हुआ है। मकबरे के लगभग मध्य में किसी सामंत, सिपा सालार अथवा सूबेदार की कब्र निर्मित थी। ऐसा मान सकते हैं कि स्थानीय जो बता रहे हैं कि बीच में एक कब्र हुआ करती थी, फिर रेलिंग लगा था और वो डचों का था। डचों से पहले ये बना हुआ है, इसलिए वहाँ किसी सिपा सालार या सामंत को रखा गया होगा। फिर इसके बाद बहुत संभव है कि फिर उसको हटा करके दोबारा फिर किसी की कब्र रख दी गई हो। इस तरीके से देखा जा सकता है कि ये जो है इसके अंदर में कई बार कब्रें रखी गई हैं।
दीवार सहित इस गुंबद पर कभी मोटा प्लास्टर चढ़ा हुआ था जो चूने से लेपित था। दीवारों पर चित्रकारी भी की गई थी जिसके बचे हुए अवशेष को आज भी दीवारों पर देखा जा सकता है। यही वो चित्र है जिसको मैंने आपको वीडियो में दिखलाया था। ये कॉर्निस वाला भाग है और ये इंडो फारसियन शैली का जो बना हुआ एक आला था। वीडियो में आप जाकर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस तरीके का जो आला बना हुआ था इंडो फारसियन शैली का मेहराबदार, इसके अंदर में ये चित्र बना हुआ है। और इस तरीके के ज़्यादातर जो चित्रकारी है पित्रादुरा टेक्निक की तरह ही है और इसको हम लगभग मुगल काल का मान सकते हैं। मकबरे के कॉर्निस भाग पर फूल पत्तियों से अलंकरण किया गया है जो हिंदू स्थापत्य की अनुकृति प्रतीत होता है। अब इसी तरीके से बहुत सारे मंदिरों में भी दिखलाई देता है, तो मान सकते हैं कि अनुकृति वही है लेकिन शैली जो है इंडो इस्लामी। मकबरे के कॉर्निस भाग पर गोल गुंबद के चारों तरफ इंडो ईरानियन एवं इंडो फारसियन शैली में 4 वातायन निर्मित किए गए हैं। उन वातायनों के बारे में भी मैंने आप लोगों से बताया हुआ था कि किस तरीके का वातायन है, कैसा दिख रहा है, जो मुस्लिम स्थापत्य के अत्यंत निकट है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मकबरे का निर्माण मुस्लिम सत्ता स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में किया गया होगा। मकबरे के अंदर प्रवेश करने के लिए 4 प्रवेश द्वार हैं जो पूर्णतः खुले हुए तथा अपेक्षाकृत छोटे हैं। मैंने दिखते ही कहा था कि ये छोटा है लेकिन प्रवेश द्वार है। इसका एक प्रवेश द्वार जर्जर मकबरे के प्रवेश द्वार से संलग्न है। मकबरे के लगभग मध्य में एक कब्र निर्मित की गई थी किंतु कालांतर में वह भी नष्ट हो चुकी है। दोनों मकबरों के पुरातात्विक अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्थापत्य की दृष्टि से दोनों एक समान है। चूंकि दोनों में प्रारंभिक काल की लाहौरी ईंटों का प्रयोग किया गया है, अतः इस बात की प्रबल संभावना है कि इनका निर्माण मध्यकाल के प्रारंभिक चरण में किया गया हो। मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ के स्मारक को समझने के लिए हमारे पास पुरातात्विक अवशेष ही एकमात्र वैज्ञानिक सोर्स है। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि छपरा जिले का संबंध सल्तनत कालीन सुल्तान इब्राहिम लोदी के सूबेदार हुसैन फारमूली से रहा है तथा मुगल शासक बाबर ने भी अपनी पुस्तक तुजु के बाबरी में छपरा का उल्लेख किया है। अतः यह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में मुसलमानों द्वारा सल्तनत काल में ही आधिपत्य कर लिया गया था। तो ये स्पष्ट हो गया कि ये जो स्थापत्य है ये कहीं ना कहीं प्रारंभिक मुगल काल का या सल्तनत काल के अंतिम सल्तनत काल के आसपास का माना जा सकता है। जब तक किसी प्रकार का रिटन एविडेंस नहीं मिल जाता, पुरातात्विक स्रोत यही बता रहे हैं। अब यहाँ जो एक बड़ी बात दिखलाई देती है कि डच समाधि यहाँ पर है या डचों का कब्रिस्तान यहाँ पर है, उससे संबंधित बहुत सारी भ्रांतियाँ छपरा के लोगों में दिखलाई देती हैं। बहुत सारे लोग उसको छोटा ताजमहल भी बोलते हैं, छोटा ताजमहल की अनुकृति भी बोलते हैं। देखने में भी वो मुगल स्थापत्य जैसा दिखता है, इसलिए लोगों का यह मानना है कि वह छोटा ताजमहल है। और 4 मीनारें हैं, बीच में अर्धगोल गुंबद है, सारे करेक्टिव फीचर इंडो इस्लामिक हैं। इसीलिए ये मिसकंसेप्शन खड़ा होता है कि वो छोटा ताजमहल है या कोई मकबरा है। डचों का यह समाधि स्थल छपरा शहर से उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर 25°47' 61.91 उत्तरी अक्षांश तथा 84°42' 15.89 पूर्वी देशांतर के मध्य जलालपुर बाजार नगीना सिंह कॉलोनी में स्थित है। इस क्षेत्र को ढाला के नाम से भी जाना जाता है। वैसे करिंगा गांव है, करिंगा गांव, ये करिंगा गांव में ही स्थित है। ऐतिहासिक तथ्यों से ज्ञात होता है कि 17वीं शताब्दी में डच व्यापारियों ने छपरा शहर में एक कोठी का निर्माण कराया था जो वर्तमान में सारण जिलाधिकारी का कार्यालय है। कालांतर में फ्रांसीसी एवं पुर्तगाली व्यापारियों ने भी अपनी अपनी कोठियां स्थापित की। इनके द्वारा इस जनपद के नदी मार्ग से शोरे को व्यापार के निमित्त कलकत्ता भेजा जाता था। तो मेन बात यह है कि यहाँ पर मिलता था शोरा, और ये शोरा जो है बम बनाने में काम आता है। इसीलिए यहाँ जो डच आए उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ की मिट्टी से, सारण की मिट्टी से, छपरा की मिट्टी से सोरा निकालना शुरू कर दिया और सोरे का व्यापार करने लगे।
इसीलिए यहाँ पर बड़ी मात्रा में डचों का अधिवास बन गया। अब जो डच मरते थे उनको कहीं दफनाना भी पड़ेगा, तो दफनाने के लिए कोई सुरम्य स्थान भी होना चाहिए। संभवतः उस समय जो तालाब के बीच का एरिया है वो काफ़ी अच्छा रहा होगा। यही कारण है कि जल की सुलभता को देखते हुए और सौंदर्यीकरण की दृष्टि से डचों ने इस स्थान पर अपने लोगों को दफनाया होगा, जो कमांडर मर जाते होंगे। और इस तरीके से उनके ऊपर पत्थर लगा दिए जाते थे जिन पर इनके नाम और इनका जो डिटेल हुआ करता था वो लिखा रहता था। स्थानीयों का ऐसा मानना है छपरा शहर में कार्य करने वाले डच अधिकारियों ने सुरम्य स्थान पर बृहद जल स्रोत के किनारे मृत्युपरांत अपने संबंधियों डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को दफनाया था। डच समाधि स्थल के विषय में सूचना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर से भी प्राप्त होती है, किंतु किन डच अधिकारियों को यहाँ दफनाया गया था इस विषय में किसी प्रकार की सूचना का उल्लेख नहीं किया गया है। मैंने पहले ही कहा, यदि ये स्थापत्य, ये मकबरा गोथिक शैली का होता तभी ये डचों के काल में बना हुआ हो जाता, लेकिन ये मकबरा इंडो इस्लामिक है। इंडो इस्लामिक है, इसलिए इसकी प्रबल संभावना है कि इसका निर्माण डचों के आने से पहले किया गया होगा। तो हमको ऐतिहासिक तथ्यों से फार्मूली नाम के जो सिपहसालारों का उल्लेख मिलता है, सामंतों का उल्लेख मिलता है, बहुत संभव है कि उन्हीं में से किसी का ये मकबरा रहा हो। इसीलिए मैं बार बार इसे सल्तनत और मुगल काल का कह रहा हूँ। जहाँ डचों को दफनाया गया था वर्तमान में वहाँ एक विशाल प्रांगण है। डचों के ऊपर लगे समाधियों के प्रस्तरखंड यहाँ के प्रांगण में यत्र तत्र बिखरी हुई अवस्था में प्राप्त होते हैं। संभवतः इन पर मृतक के नाम लिखे गए होंगे। स्थानीय बताते हैं कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में छपरा के कलेक्टर द्वारा इस समाधि स्थल पर शिवनगर नाम की एक बस्ती बसाई गई थी, जिसमें समीप के गांव से लाकर लोगों को, विशेष रूप से मुसलमानों को बसाया गया था। आगे देखें तो वर्तमान में स्थानीयों के मध्य यह संशय व्याप्त है कि वहां स्थित दोनों मध्यकालीन मकबरों का निर्माण डचों द्वारा कराया गया था। इस विषय में यह ध्यातव्य है कि स्थानीय जिन डचों की बात कर रहे हैं वो यूरोप के फिनलैंड से आए थे। इनके निर्माण की शैली गोथिक थी, किंतु यहाँ पर बने दोनों मकबरे इंडो फारसियन एवं इंडो ईरानियन शैली में निर्मित हैं। अतः इनके डच कालीन होने की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। बहुत संभव है कि यहाँ निर्मित मकबरों पर डचों द्वारा आधिपत्य कर लिया गया हो तथा अंदर बनी खबरों को तोड़कर उनमें अपने अधिकारियों को दफना दिया गया हो। इसी कारण स्थानीयों ने इसे डच कालीन मान लिया है। स्थानीय बुजुर्गों ने बताया कि मकबरों के अंदर पहले कब्रों को चारों तरफ से घेरती हुई लोहे की रेलिंग लगाई गई थी, किंतु जब समाधि स्थल पर शिवनगर बसाया गया तो वहां बसे लोगों द्वारा वर्षा, धूप एवं ठंडी से बचने के लिए इन मकबरों का सहारा लिया गया। इसी क्रम में मकबरे के अंदर रह रहे लोगों द्वारा डच अधिकारियों के कब्रों को खोदकर भूमि को समतल कर अपने आश्रय स्थल के अनुरूप बना लिया गया। इसके अतिरिक्त डचों की अनेक कब्रें प्रांगण में थीं, जिनको तोड़कर भूमि को समतल कर लिया गया, जिसके पश्चात विस्तृत बस्ती बसाई गई। जब यहाँ से पूरी तरीके से डचों का अस्तित्व समाप्त हो गया था तो जिन लोगों को जिलाधिकारी द्वारा बसाया गया था उन लोगों ने आश्रय स्थल के रूप में ठंडी, गर्मी, बरसात होने पर अच्छा अधिवास देख करके लोगों ने वहाँ से डचों की कब्रों को तोड़ दिया। तोड़ करके ज़मीन को समतल कर लिए और लोग वहाँ रहने लगे। इस प्रकार से जो लोग कहते हैं कि ये डचों का कब्रिस्तान है वो बिल्कुल सही कहते हैं। कालांतर में बस्ती बसने के उपरांत यहाँ से उनकी कब्रों को खोदकर फेंक दिया गया। संभवतः आज तक इन मकबरों पर किसी पुरातत्व वैज्ञानिक अथवा इतिहासकार की दृष्टि नहीं पड़ी थी, अन्यथा यह कब का प्रकाश में आ गया होता। सल्तनत कालीन एवं मुगल कालीन इस प्रकार के लघु मकबरे भारत में बहुत कम ही प्राप्त होते हैं। प्राचीनता की दृष्टि से संभवतः यह इस क्षेत्र का पहला मकबरा है जो पुरातात्विक गतिविधियों से अछूता है। ये बात बिल्कुल सही है। यदि इस क्षेत्र में आर्कियोलॉजी का काम करने वाला कोई व्यक्ति पहले से ही रहा होता
तो बहुत संभव है कि उसने इसको रिव्यू कर लिया होता और आज छपरा के लोग इसकी सच्चाई जान चुके होते। प्राचीनता की दृष्टि से संभवतः यह इस क्षेत्र का पहला मकबरा है जो पुरातात्विक गतिविधियों से अछूता है। मकबरे का पुरातात्विक महत्व इस कारण से भी है कि भारत सरकार द्वारा पारित पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के अनुसार 5 अप्रैल सन 1976 को संशोधित अधिनियम के द्वारा मानव निर्मित वस्तुएं जो 100 वर्ष से अधिक प्राचीन हैं तथा जिनकी ऐतिहासिक, कलात्मक, धार्मिक, राजनीतिक एवं संग्रहालयीय महत्व है को पुरावशेष मानते हुए प्रकाशित एवं संरक्षित करने का उल्लेख किया गया है। तो ये एक अमेंडमेंट है, इस आधार पर भी इस मकबरे को संरक्षित कर लेना चाहिए। आगे देखें तो इस स्थापत्य के विषय में ऐतिहासिक साक्ष्यों का अभाव है, किंतु पुरातात्विक साक्ष्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इन मकबरों के इतिहास के विषय में संभवतः कोई लेख नहीं लिखा गया है। स्थानीय एवं लघु होने तथा बृहद जंगली क्षेत्र में होने के कारण ना ही इन पर इतिहास लेखन किया गया है। ऐसी परिस्थिति में पुरातत्व ही एक माध्यम बचता है और पुरातात्विक स्रोत इनके सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक के होने की तरफ संकेत करते हैं। कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों से ऐसी सूचना मिलती है कि इब्राहिम लोदी का शासन इस क्षेत्र पर था तथा इसके सूबेदार यहाँ नियुक्त थे। तो हमने पहले ही बता दिया कि जो जर्जर हुआ मकबरा है इसका संबंध इब्राहिम लोदी से होगा। इब्राहिम लोदी के जो सिपाह सालार थे उनके साथ होगा। और दूसरे नंबर का जो मकबरा है वो शेर शाह सूरी जो बिहार के क्षेत्र में लंबे समय तक शासन किया है उससे रहा। इस तरीके से यह पता चला हमें कि ये जो मकबरा है ये कहीं ना कहीं सल्तनत और मुगल काल से अपना संबंध रखता है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनका भी कहना गलत नहीं है कि ये डचों के काल का मकबरा रहा है। डचों ने उसको हथिया लिया था और उस मकबरे के अंदर अपने कमांडरों को दफनाना प्रारंभ कर दिया था और उन्होंने फिनलैंड या जो पश्चिम सभ्यता का समाधिकरण है उस तरीके से समाधिकरण किया था। ऊपर में एक पत्थर लगाते थे, उस पर वो अपने अधिकारियों का नाम लिखते थे। इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि ये जो मकबरा है शुरुआती दौर में जो सिपाही सालार रहे, सामंत रहे, उनकी कब्रों को उसमें रखा गया। इसके पश्चात जब डच आए तो उन्होंने आधिपत्य कर लिया, उन्होंने उसमें अपने कमांडरों को रखा और बहुत संभव है कि कुछ और लोगों ने भी यहाँ पर अपने लोगों को दफनाया हो। एक संभावना यह भी व्यक्त कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में रह रहे जो शादी दरवेश हैं, फ़कीर हैं, कोई बड़े खानकाह के चलाने वाले हैं, बहुत संभव है कि ऐसे किसी गणमान्य व्यक्ति का या ऐसे किसी दरवेश या फ़कीर का भी वो कभी ना कभी मज़ार या कब्रिस्तान रहा होगा, कब्रें वहाँ पर रही होंगी। लेकिन यहाँ के लोग रिसेंट ज़्यादा समझ रहे थे और डचों को उन्होंने समझा कि ये डचों ने बनवाया है, जबकि डचों की शैली गोथिक थी और ये शैली इंडो इस्लामिक है। इस तरीके से देखें तो ये जो मकबरा है वो अपना धीरे धीरे अस्तित्व खोता जा रहा है, उसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। सारण जिला प्रशासन इस तरफ ध्यान दे करके एक अच्छा पर्यटन स्थल जो है सृजित कर सकता है। आप लोग मेरे साथ अंतिम तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद।